हेलो क्लास। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है इसमें सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कौन से बुक्स और कौन से आपको रिसोर्स यूज करने हैं। ऑफ कोर्स पहला रिसोर्स है क्लास नोट्स जो हम क्लास में तैयार कराएंगे। ठीक है। इसके अलावा एक नया नया प्रयोग भी किया है मैंने। वो क्या है कि ये पूरी वीडियो को जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसको हम यूट्यूब पे डाल देंगे। और यूट्यूब पे साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में पढ़ा क्या होगा, पूरे क्लास की समरी पड़ी होगी। तो एक बार दो बार तो आप वीडियो देखेंगे समझेंगे, फिर कभी आगे रिवाइज करना होगा तो केवल वो समरी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्म में होगा, लिंक होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव पर वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप उसको समरी को पढ़ सकते हैं, लेक्चर समरी। पहली बात। दूसरी बात, वहीं पर गूगल ड्राइव पे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें उस क्लास से जुड़ा हुआ जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं यूपीएससी के लेवल पर, वो मैक्सिमम एमसीक्यूज डाले जाएंगे। ठीक है। वो दो फॉर्म में डाले जाएंगे, दो तरीके से डाले जाएंगे। एक टाइप होगा वेरी इजी। ठीक है। ताकि आप ब्रॉडली कितना समझ पाए उस क्लास को, वो अपने आप को जांच पाएंगे। उसका आंसर भी वही होगा। दूसरा थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, यूपीएससी के जैसा। तो दो तरह के एमसीक्यूज होंगे। कहाँ मिलेगा? उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, लिंक पड़ा होगा, जो गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में होगा। तीसरा लिंक होगा, तो पहला लिंक हो गया वीडियो का लेक्चर की समरी। नंबर 2 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें दो तरह के एमसीक्यूज होंगे एक ही पीडीएफ पे। तीसरा लिंक होगा जो क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो मेंस के काम आएंगे। ठीक है ना। तो जैसा टॉपिक होगा 3 4 6, है ना, उस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ओके सर। ठीक है। और ये सब होगा इंग्लिश में ही ऑफ कोर्स, बट जो हमारे पढ़ने पढ़ाने का ढंग होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है। इसके अलावा जो नोट्स मिले हैं आपको, जो प्रिंटेड नोट्स, कम से कम 2 वॉल्यूम नोट्स तो मिलेंगे ही आपको, मिले ही होंगे या मिलेंगे आगे। वो क्या? प्रिंटेड नोट्स होंगे जो आपके लिए हैं। इसके अलावा कोई बुक चाहें तो एम लक्ष्मीकांत बुक, जो कि प्री ओरिएंटेड बुक है। ठीक है। वो साथ साथ उसको देख सकते हैं। और मेरे लिए, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये हमारा सोर्स होगा फॉर क्लास। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके अलावा मैं पहली क्लास में ये भी बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारी जो प्रिपरेशन है, वो आप जो कॉलेजेस में अपने स्कूल के डेज में जो पढ़ा है आपने, उससे बिल्कुल अलग है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। ठीक है ना। कोई भी कंपटीशन, खासतौर पर सिविल सर्विसेज, एक अलग डिमांड है उसकी, आपके और जो भी आप पढ़ते रहे हैं कॉलेज स्कूल में उनसे अलग है। ठीक है ना। आपको होना होगा क्या, जब भी आप कुछ पढ़ें तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपका दिमाग भी चले साथ में, है ना, खाली मौन अवस्था में बैठे ना रहे। ठीक है ना। तो क्या होगा, आपका माइंड कैसा होना चाहिए? जो क्वेश्चनिंग माइंड। तो जो कोई शब्द पढ़ा है आपने, उसको एज इट इज नहीं पढ़ लेना है, पढ़ने के साथ साथ उस पर क्वेश्चन उठाना है। कौन से क्वेश्चन? वही जो बेसिक क्वेश्चन है, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। ये जो क्वेश्चन है 1H और 4W वाले, ये दिमाग में रखना है। जितने आप क्यूरियस होकर, क्यूरियस माइंड के साथ पढ़ेंगे, ये एग्जाम, ये कंपटीशन आपके लिए आसान हो जाएगा। बात समझ गए? अंतिम बात ये, आपको ये समझ डेवलप करनी ही होगी किस चीज में कितना डीप जाना है हमें। ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चल सकेगा जब आपने सिलेबस आपको ठीक से पता हो और प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस आपने कई कई बार देखे हो। टीचर कैसा पढ़ा रहा है ये तभी पता चल ही सकता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको पा रहे हैं, उस क्लास को पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप लगातार देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस टॉपिक में हमें कितना गहरे उतरना है। जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने जा रहा हूं, तो सबसे पहली ही लाइन में बताऊंगा कि आज ही की क्लास में बताऊंगा कि दुनिया की 3 कंट्री हैं जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। कौन कौन से? ब्रिटेन,
इसराइल और न्यूजीलैंड, ठीक है ना। अब ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितना पढ़ना है ना। इसराइल का कितना पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, न्यूजीलैंड का कितना है पढ़ना नहीं पढ़ना, ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, कि इतना जान लेना काफी है या मुझे इसमें और डीप जाना है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के देखोगे कि ब्रिटेन का कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना है, बाकी इजराइल या न्यूजीलैंड का हमें नहीं पढ़ना। आप समझ रहे हैं? ये आपको सेंस होना चाहिए कि किस चीज में कितना डीप जाना है और किस चीज को खाली सरफेस लेवल पर तक देखना है। ये सेंस कैसे बनेगा? एक दिन में किसी का नहीं बनता, आपका भी नहीं बनेगा। ये सेंस तब बनेगा जब सिलेबस आपको ठीक से पता हो और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखा हो। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे भी। क्या मेरी बात समझ गए? यस सर। तो ये है, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी क्लास 1, राइट। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, जैसा कि ये खुद एक सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज का, कोई निश्चित परिभाषा जो हर जगह काम आ जाए, यूनिवर्सल और हर टाइम के लिए हो, ऐसी परिभाषाएं नहीं होती, ठीक है। हर परिभाषा रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी हम दर्जनों परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम शुरू कर रहे हैं कौन सी परिभाषा से? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो क्या ये एक ही परिभाषा है कॉन्स्टिट्यूशन की? क्या नहीं, बहुत सारी हैं। हमने अभी शुरुआत की किससे? कॉन्स्टिट्यूशन इज द, जैसे मैंने कहा आपको कि आपका क्यूरियस माइंड होना चाहिए, जो क्वेश्चन उठाए, कि खाली पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाए कि भाई लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है, सुप्रीम का क्या मतलब है और लॉ ऑफ द लैंड का क्या मतलब है, ठीक है। सुप्रीम तो बेसिक इंग्लिश से आप समझ रहे होंगे, हाई है। जो हायर चीज होती है उसको हम सुप्रीम बोल देते हैं। बट लॉ ऑफ द लैंड में क्या क्या आता है, ये आपका आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आप सीख तभी सकते हैं जब वही बेसिक क्वेश्चंस, कौन से? हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये आपके दिमाग में हो। और ये इन जो पांचों चीजें बताई मैंने, बेसिक क्वेश्चंस, उसमें कितना डीप जाना है, ये इसकी समझ हो आपके अंदर, इसकी व्यवहारिक समझ। बोलो। यस सर। ऐसा ना हो कि एक वाई के चक्कर में आप इतना आगे निकल गए कि उस पर आपने पीएचडी कर लिया और बाकी सिलेबस छूट गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आप पढ़े और आगे बढ़ गए और आपको पता ही नहीं कि लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है। तो पहली क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये बात समझनी होगी कि हमें कैसे पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही कहा, आपके कॉलेज या स्कूल के तैयारी से बिल्कुल अलग तैयारी है, ठीक है। यस सर। तो बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है लॉ ऑफ द लैंड, यस सर। है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसमें लॉ ऑफ द लैंड क्या है? लॉ ऑफ द लैंड क्या है? लॉ ऑफ द लैंड है ऑल दोज लॉज दैट आर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आर कलेक्टिव कॉल्ड। तो किसी भी देश के जो प्रशासनिक नियम हैं, उन सारे नियमों के समूह को कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड। ओके, यस so what is law of the land? All those laws, वो सभी प्रकार के विधियां जो प्रशासन के लिए आवश्यक हैं किसी भी देश के, उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ द लैंड। डन। यस सर। तो अब इसमें क्या क्या आएगा, ये क्या कंटेन करेगा, है ना। वो कौन से हैं, कुछ तो हमें पता होना ही चाहिए, यस सर। है ना। हालांकि एक प्रशासन के लिए हजारों प्रकार की विधियां चाहिए, ठीक है। उनमें मुख्य क्या है वो हम देखते हैं। यस सर। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। तो लॉ ऑफ द लैंड में सबसे पहले आता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है। संविधान लॉ ऑफ द लैंड में सबसे ऊपर है। और कौन सी विधियां हैं जो प्रशासन के लिए आवश्यक है, एक देश के प्रशासन के लिए? दूसरा है क्या? स्टैट्यूटरी लॉज, ठीक है। दूसरे कौन से हैं? ये कौन सी विधियां होती हैं? तो आप लिख लें, स्टैट्यूटरी लॉज कौन से होते हैं? हायर लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए लॉज को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी। कौन से लॉज? जो हायर लेजिस्लेटिव बनाता है, यानी कि जो विधायिका है, उच्च विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों को कहते हैं क्या? स्टैट्यूटरी लॉ,
ठीक है। यस सर। तो ये उच्च या हायर लेजिस्लेचर के एग्जाम्पल्स कौन है? तो दो हैं, भारत में संसद और राज्यों की विधानसभाएं। तो संसद और राज्यों की विधानसभाओं को क्या कहते हैं? उनके द्वारा बनाए गए नियमों को क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ। ये विधियां कैसी होती हैं? रिटेन होती हैं, स्पष्ट होती हैं, परमानेंट होती हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। तो लेजिस्लेटिव का वर्क ही है कि वो विधियों को बनाए, वो लॉ को फॉर्म करे। तो स्टैट्यूटरी लॉज वो लॉज हैं जो हायर लेजिस्लेटिव बनाता है। और हायर लेजिस्लेटिव का मतलब भारत में क्या है? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा बनाई गई विधियां, और राज्यों की विधानसभाओं, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके द्वारा बनाई गई विधियां। जब अब क्वेश्चनिंग माइंड है आपका, तो होना चाहिए कि अगर ये हायर कोई लेजिस्लेटिव है, इसका मतलब लोअर लेजिस्लेटिव भी होता होगा, तभी तो हायर बोलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? मैं कहूं कि मेरा ये सबसे बड़ा बेटा है, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा बेटे होंगे। एक ही बेटे को थोड़ा कह सकते हैं कि ये बड़ा बेटा है। ये क्वेश्चन ही अपने आप में अपूर्ण हो जाएगा ना, ये सेंटेंस ही अपूर्ण हो जाएगा। ये उम्मीद करता है कि ये बड़ा है तो कम से कम एक छोटा तो होगा ही, और भी हो सकते हैं बट एक तो जरूर होगा। तो हायर लेजिस्लेशन का उल्टा हो गया क्या? लोअर लेजिस्लेटिव बॉडीज। वो कौन सी हैं? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लोअर लेजिस्लेटिव बॉडी। तो लॉ ऑफ द लैंड में दूसरा हो गया आपका कौन? क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तीसरा हो गया ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस ऑर्डिनेंसेस क्या होता है? जैसा अभी आपने देखा कि कानून बनाने का, विधियों को बनाने का, लॉ जो मेकर्स हैं, जो मेकिंग के लिए बॉडी है, वो कौन सी है? लेजिस्लेटिव बॉडी, राइट। बट लेजिस्लेटिव बॉडी हमेशा तो सेशन में होती नहीं है। जैसे हम संसद की बात करें तो संसद के मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं, और इस समय तो सेशन में नहीं है। और मान लीजिए इसी समय कोई टेंशन क्रिएट होती है इंडिया चाइना बॉर्डर में, और हमें तुरंत किसी विधि की, लॉ की रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हैं? तो ऐसे में हम इंतजार नहीं कर सकते कि संसद सत्र में आएगी, अपने सेशन में आएगी और लॉ बनाएगी, तब तक हमारा वॉर या कोई बैटल इंतजार तो करेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें तुरंत किसी विधि को बनाए जाने की आवश्यकता है, तुरंत किसी लॉ को क्रिएट करने की आवश्यकता है, तो ऐसे लॉ कौन क्रिएट करता है? एग्जीक्यूटिव क्रिएट करती है। जैसा मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो दूसरी जो विधि है, जो दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो क्रिएट करती है क्या? ऑर्डिनेंसेस। तो ऑर्डिनेंसेस क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है? ये परमानेंट लॉ है और ये है कैसी? टेम्पररी लॉ मेड बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो कुल मिला के लगभग 6 वीक की इनकी क्या होती है? इनकी उम्र होती है, इनकी अवधि होती है, इनका समय होता है। अगर इसको कंटिन्यू चलाना है तो स्टैट्यूटरी लॉ में उसको कन्वर्ट करना होगा। पार्लियामेंट उसके लिए क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी, वरना अपने आप ही ये 6 वीक में खत्म हो जाएंगी। तो ऑर्डिनेंसेस कौन क्रिएट करता है? एग्जीक्यूटिव। वो एग्जीक्यूटिव पावर कौन यूज करता है? पार्लियामेंट के लिए कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। और राज्यों की विधानसभाओं के लिए कौन करेंगे? गवर्नर्स। तो ऑर्डिनेंस वो लॉज हैं जो कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव। और उसके बिहाफ पे कौन बनाएगा? केंद्र के लिए, सेंटर के लिए प्रेसिडेंट, और राज्यों के लिए गवर्नर्स। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है बात है, तो कोई डाउट नहीं है। ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है। ठीक है। हाँ, इस अंतर के अलावा ये 2 अंतर है। ये बना रहा है कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही है, और लेजिस्लेटिव जो राज्यों की है या संसद बना रही है, और ये कौन बना रहे हैं? एग्जीक्यूटिव। और ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है। इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है। इनके पास लॉ इन्फोर्स करने की वही शक्ति है जो कि संसद की है।
इन दो अंतरों को खाली याद रखेंगे, इनके समय काल का और बना कौन रहा है। जी सर। तो ठीक है, तीसरा लॉ ऑफ द लैंड में आएगा जुडिशियल डिसीजन या केस लॉज। क्या बोलते हैं इनको? केस लॉ। आगे की क्लासेस में आप बहुत सारे केस लॉज जानेंगे। केस लॉज क्या होते हैं या जुडिशियल डिसीजन से क्या मतलब है यहां पर, तो आप साथ साथ लिखते चलें, क्लास नोट्स बनाते चलें। जुडिशियल डिसीजन से या केस लॉ से मतलब है जो देश की जो हायर जुडिशियल बॉडीज हैं उनके निर्णय, समझ गए? तो डिसीजंस ऑफ हायर जुडिशरी बॉडीज। तो हायर जुडिशरी बॉडीज कौन सी हैं? कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और राज्यों की हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट्स को क्या बोलते हैं? हायर जुडिशियल बॉडीज। इनके जो निर्णय हैं इनको केस लॉज या जुडिशियल डिसीजंस कहते हैं। ठीक है, यस सर। इसका एक बड़ा एग्जांपल देखिए। इसका एक बड़ा एग्जांपल है कुतुस्वामी केस का, केस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया और उसमें उन्होंने राइट टू प्रिवेसी को आर्टिकल 21 के साथ जोड़ के देखा उसको और डिसीजन दिया कि राइट टू प्रिवेसी अब क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो संसद कोई भी विधि बनाएगी या ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डिनेंस पास होता है तो उसमें राइट टू प्रिवेसी के को ध्यान में रखा जाएगा, उसको वायलेट नहीं कर पाएगी। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? यस सर। जुडिशियल डिसीजन जो भी हुआ है उसके निर्णय कैसे हैं? वो बाध्यकारी हैं, वो कंपलसरी हैं पूरे लॉ ऑफ द लैंड। यस सर। तो हमारे संविधान में कहीं भी एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से राइट टू प्रिवेसी कहीं नहीं लिखा हुआ और आज भी नहीं लिखा हुआ, बट जुडिशियल डिसीजन के थ्रू अब वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। क्लियर है बात? ठीक है, तो हायर जुडिशरी, फिर क्वेश्चन आना चाहिए अगर हायर जुडिशरी ये है तो क्या कोई लोअर जुडिशरी भी होता है? यस, जो जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं, और ये जो संसद सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं इनके ये कोर्ट्स क्या कहलाएंगे? ये हायर जुडिशरी। तो जुडिशियल डिसीजन या केस लॉ के बारे में बात हो रही है तो किन के निर्णयों के, किन के डिसीजंस के? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, यस सर। तो ये हो गई चौथी बात। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन है लॉ ऑफ द लैंड, और क्या है? स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज जो भी संविधान संसद ने बनाया है, जैसे अब तक आईपीसी, सीआरपीसी है ना, अब बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, सैकड़ों हजारों ऐसे लॉज हैं जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं जो लॉ ऑफ द लैंड का हिस्सा हैं भारत के। ठीक है, यस। चलिए 4 हो गए। पांचवा, फिफ्थ है क्या? एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ होते क्या हैं। इंटरनेशनल लॉज उन लॉज का कलेक्शन है जो दो सॉवरेन और इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, पहली बात। दूसरा, इंटरनेशनल लॉज उन लॉज का कलेक्शन है जो एक सॉवरेन कंट्री और दूसरी इंटरनेशनल बॉडी के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस that governs the relationship between sovereign and independent countries and international organizations। दो सॉवरेन, दो सॉवरेन या इंडिपेंडेंट कंट्री के बीच में कोई रूल रेगुलेशंस, जैसे इंडिया पाकिस्तान। यस। ठीक है, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस, दो सॉवरेन या दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बीच में रूल रेगुलेशंस हो गई है, या इंडिया और यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो और इनको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल लॉज। क्लियर है बात भाई? यस सर। पर सारे इंटरनेशनल लॉज नहीं, क्योंकि 202 से 202 से ज्यादा कंट्रीज हैं
सबके इंटरनेशनल लॉ हम पे लागू नहीं हो रहे हैं, इसीलिए लिखा हुआ है क्या, एप्लीकेबल। तो भाई इंडिया और चाइना के बीच में रूल रेगुलेशन कुछ डिसाइड हुआ है, ये तो एप्लीकेबल है, बट चाइना और रसिया के बीच में कोई रेगुलेशन हुआ है, उससे भारत के लॉ ऑफ द लैंड को कुछ लेना देना नहीं है। यस सर। मेरी बात समझ रहे हैं? यस। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल। जो जो एप्लीकेबल हैं वो बात है। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है सभी को? यस सर। कोई डाउट? कोई भी शब्द हिंदी का पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी शब्द इंग्लिश का पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं सर। राइट? नेक्स्ट है बाई लॉज। बाई मतलब सबॉर्डिनेट, जूनियर, छोटा। तो बाई लॉज वो लॉज हैं जो कौन बनाता है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। बाई लॉज मतलब, बाई का मतलब यहां क्या है, सबॉर्डिनेट, राइट? लोअर, लोअर होना। तो लोअर लॉज हैं ये, या सबॉर्डिनेट लॉज हैं ये, ठीक है? कौन बनाते हैं ऐसे लॉ, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो ये सिक्स है। यस सर। स्पीड तेज तो नहीं है, ठीक है? नहीं। सातवां है रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, ईटीसी। यानी कि विधियां, नियम, है ना, रेगुलेट कर। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि भाई बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, सारे कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिए जाएं 2 हफ्ते के लिए, ठीक है? 2 हफ्ते के लिए सारे कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिए जाएं, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है? ये इस तरह के रूल रेगुलेशन वगैरह कौन इशू करेगा, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। डन? यस। रूल रेगुलेशंस कौन इशू करता है, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? तो रूल रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। क्लियर है बात? यस। आप एग्जांपल याद रख सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने इशू किया कि भाई एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शंस रोक दिए जाए फॉर 2 वीक्स। यस सर। क्लियर है बात? यस सर। कीर्ति? यस सर। और अंत में आते हैं क्या, पर्सनल लॉज, कस्टमरी लॉज, जो कस्टम से बनते हैं, जो रिलीजन से बनते हैं। तो पर्सनल लॉज केवल 4 चीजों को रेगुलेट करते हैं, को गवर्न करते हैं। वो कौन से 4 चीज हैं पर्सनल लॉज? मैरिज, डिवोर्स। तो विवाह, मैरिज, डिवोर्स, तलाक, है ना, या विवाह विच्छेद भी हिंदी में बोलते हैं, और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अगली पीढ़ी तक पहुंचना, ठीक है, हस्तांतरण, ठीक है, और एडॉप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को गोद लेना। ये केवल 4 चीजें किसके अंडर में आती हैं, पर्सनल लॉ, ठीक है? क्लियर है बात? अब तक जो आपने ऊपर से 7 चीजें देखी, ये तो 8 है, ऊपर की सारी 7 चीजें स्टेट के द्वारा बनाई गई होती हैं। केवल 8 जो है पर्सनल लॉ, ये नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन बनाता है। कौन बनाता है? नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन। इन जनरल रिलीजन बनाता है, रिलीजन बनाता है, कस्टम से बनते हैं, है ना, परंपराओं से बनते हैं, ठीक है? यस सर। हालांकि ये जो पर्सनल लॉज हैं या कस्टमरी लॉज हैं, ये नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाए गए हैं, बट इसके बावजूद इनके अंदर क्या होती है, लीगैलिटी होती है, ये लीगल स्टेटस एंजॉय करती है, ठीक है? तो पर्सनल लॉ के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, है ना? ये जो लॉज हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये केवल 4 मामले को, 4 इश्यूज को देखेंगे। रिपीट करो, कौन कौन, सब लोग रिपीट करो। मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, क्लियर है बात? और इसके एग्जाम्पल हमने बताए, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। तो ये भी आप नोट कर लें, पर्सनल लॉ मेड बाय नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक जो समुदाय हैं, ठीक बात है? और ये कैसे करते हैं, हजारों साल की परंपराओं से ये
निभाए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है। Yes. तो ये अगर ये नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं तो इनकी लीगलिटी है या नहीं? Yes. बिल्कुल है। Yes. बस इट्स सब्जेक्ट टू अदर 7 जो लॉज हैं, Yes. है ना। ये नहीं कि जो दूसरे इनको ये तो 8th है, बाकी जो 7 लॉज हैं उनसे टकराने नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है। Yes, sir. तब तक ये वैलिड हैं, तब तक ये क्या करते हैं, अपने इनके अपने लीगलिटी को एंजॉय करते हैं, लीगल स्टेटस को एंजॉय करते हैं। Yes. डन। Yes. तो मोहित बाबू का विवाह हुआ और कस्टमरी विवाह हुआ। ठीक है। और ये थोड़े होशियार बनने के प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि क्या, मैं नहीं मानता। तो ये नहीं मानते, 6 महीने के बाद ये कह रहे नहीं मानते हम। ठीक है। तो क्या ये लीगल इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, क्योंकि पर्सनल लॉ भी क्या है, लीगल स्टेटस रखते हैं। बोलो। Yes, sir. तो वही बात है, इवन पर्सनल लॉज वर नॉट मेड बाय स्टेट इंस्टीट्यूशन, लीगल स्टेटस एंजॉय करते हैं। बात क्लियर है पूरी तरह से? हाँ, बट ये लीगल स्टेटस सब्जेक्ट टू कंट्रोल बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल डिसीजंस होते हैं। अगर जुडिशियल डिसीजन चेंज हो गया है या उन्होंने किसी काम को करने को बोला है या रोका है, तो ऊपर कौन होगा? जुडिशियल डिसीजंस होंगे। या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया या संसद ने कोई कानून बनाया, तो कानून से गवर्न होंगे, ना कि पहले के चले आ रहे पर्सनल लॉज। जैसे ट्रिपल तलाक Yes. एक अच्छा एग्जांपल है। Yes. कस्टमरी लॉ है ट्रिपल तलाक का हो जाना, बट अब जो लॉ है, जो बनाया गया पार्लियामेंट के थ्रू, जुडिशियल डिसीजन के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग ये एक अपराध है। Legal. ठीक है। लीगल स्टेटस उस वाली बात का खत्म हो गया, इस वाले पॉइंट का खत्म हो गया कि अब कोई ट्रिपल तलाक देता है जिसका पहले लीगल स्टेटस था पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, बट पर्सनल लॉ चेंज हो जाएगा अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या जुडिशियल डिसीजन के द्वारा उसको बदल दिया गया है तो। ठीक है भाई। Yes, sir. तो पर्सनल लॉज आर बॉटम ऑफ द हायरार्की, रिलेटेड सब्जेक्ट टू अदर। यस। तो पर्सनल लॉ पूरे हायरार्की में, जो आपने 8 देखे अभी, इस हायरार्की में सबसे नीचे कौन है बॉटम पे? पर्सनल लॉ। ठीक है। सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे नीचे क्या है? पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ वैलिड हैं, तब तक वैलिड हैं जब तक कि ऊपर के 7 लॉज उसको वैलिडेट करते हैं। जिस समय भी जिस भी कस्टम को ये इन 7 में से कोई भी वैलिडेशन रोक देता है तो वो इनवैलिड कहलाएंगे, वो इलीगल हो जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. एक समय तक दहेज पूरी तरह से कस्टमरी लॉ का पार्ट था Yes, sir. भारत में। Yes. ठीक है। स्टैट्यूटरी लॉ बना, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और दहेज विरोधी नियम बनाए। Yes, sir. क्लियर है? Yes. तो इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? Sir. तो ये हो गया आपके लॉ ऑफ द लैंड का मतलब। तो इतना कुछ जो हमने जाना वो किस लिए जाना, कि लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या है, राइट? Yes. तो लॉ ऑफ द लैंड में आप एक कम से कम 8 चीजों को याद रखेंगे। फिर से क्वेश्चन वही वापस लौट कर आते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड क्या है ये आप समझ गए। सुप्रीम का क्या मतलब है? सुप्रीम का मतलब है हाईएस्ट। Yes, sir. तो कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी आपने 8 देखे, इसमें सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट होने का क्या मतलब है? हाईएस्ट होने का मतलब है कि बाकी जितने 7 लॉज हैं एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 2 to 8, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए लॉ से नहीं टकराएंगे। अगर टकराएंगे तो क्या हो जाएंगे? चूर चूर हो जाएंगे, मतलब नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इलीगल कहलाएंगे वो, जिस मात्रा तक, जिस अमाउंट तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए लॉ से या कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई बातों से डिफर करेंगे। मतलब सुप्रीम होने का मतलब
इनको इनकी जो वैलिडिटी है, जो भी 2 to 8 लॉज हैं, वो तभी तक वैलिड हैं जब तक ये अलाउ कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ कर रहा है। क्लियर है बात? यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन उनको अगर वेरीफाई करता है तभी वो लीगल हैं, वरना क्या कहलाएंगे, इलीगल, और वॉइड घोषित कर दिए जाएंगे, शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। क्लियर है बात? यस सर। तो इसलिए कहा गया सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ओके, यस सर। तो ये था आपका व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर।